साथियों, स्वागत है आपका शुद्ध दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। समीक्षा अधिकारी 2021 प्रारंभिक परीक्षा जो कि 5 दिसंबर 2021 को प्रस्तावित है, उसके हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र जो कि 60 अंक का है, उसका ये संपूर्ण टेस्ट है और इसकी ये श्रृंखला चल रही है, साप्ताहिक श्रृंखला है। और इसका ये आज साप्ताहिक संपूर्ण टेस्ट संख्या 4 है, अर्थात ये चौथा टेस्ट है। साथियों, आपको आज जो सुबह हमने आपको एक पारिभाषिक शब्दावली का प्रशासनिक शब्दावली का एक वीडियो उपलब्ध कराया था, उसमें बिंदु संख्या 6 पर थोड़ा भूल सुधार है, उसको आप करेक्ट कर लीजिए। स्क्रूटनी की स्पेलिंग जो है वो वहाँ पर थोड़ी गलत लिख गई है, उसमें एक आई जो है वो एक्स्ट्रा लिख गई है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप उसको सुधार कर लीजिए अपने नोट्स में। TINY है, ठीक है, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है, इसका अर्थ होता है संवीक्षा। यहाँ पर यू के बाद आई लिख गया है, उसको आप सही कर लीजिए। इसके अलावा एक साथी ने और हमको एक प्रश्न जो है बताया कि सर ये गलत है, और हमने पृथ्वीनाथ पांडे सर से पूछा तो उन्होंने बताया जैसे एक था दृष्टव्य, तो दृष्टव्य की शुद्ध वर्तनी ये है, और उसने जो जिस साथी ने हमको बताया था वहाँ पर हमने दृष्टव्य लिखा है और वो गलत है, तो आप लोग ये भी सुधार कर लीजिए अपने नोट्स में। जहाँ भी आपने वर्तनी वाले नोट लिखे होंगे वहाँ पर दृष्टव्य ये मतलब नीचे री नहीं लगेगी, रा लगेगी, तो आप इसको भी सही कर लीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ये टेस्ट संख्या 4 साप्ताहिक टेस्ट है, फुल टेस्ट है। पहला शब्द देखते हैं। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। पहला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द की पहचान करें। तो यहाँ पर पहचानना है कौन सा शब्द अशुद्ध है। विकल्प हैं केंद्रीकरण, श्रीमान, ब्रजमंडल या आगामी। तो इसका सही उत्तर है श्रीमान। श्रीमान शब्द बिल्कुल अशुद्ध है। क्यों? केंद्रीकरण भी शुद्ध है, व्रजमंडल भी शुद्ध है, आगामी भी शुद्ध है, श्रीमान अशुद्ध है। श्रीमान कैसे लिखा जाता है? श्रीमान ऐसे लिखा जाता है और हलंत लगता है, ठीक है, यहाँ पर हलंत लगता है, या दूसरे शब्दों में आप कहें तो श्रीमन लिखा जाता है। श्रीमन भी सही है, श्रीमान हलंत के साथ भी सही है, लेकिन बिना हलंत के श्रीमान गलत है, तो यही अशुद्ध हो गया। तो पहले का उत्तर हो गया श्रीमान अशुद्ध है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। शुद्ध शब्द की पहचान करें। विकल्प है संप्रक्त, मैत्रता, जैत्याभिमान या कुमुदनी। तो आपने पहचान लिया होगा, कुमुदनी तो बिल्कुल गलत है, मैत्रता भी गलत है। क्यों? क्योंकि कुमुदनी जो है कुमुदनी होता है, यहाँ पे छोटी मात्रा में सिंह है, ये गलत हो गया। मैत्रता नहीं होता है, या मैत्री होगा या मित्रता होगा, दोनों नहीं, ता भी नहीं लगेगा और मैत्र भी लिख रहे हैं, ये नहीं होगा, या तो मैत्री या मित्रता। जात्याभिमान नहीं होता है, क्या होता है? जात्य अभिमान, ये डंडा नहीं लगता है, क्या होता है? जात्य अभिमान। संप्रक्त बिल्कुल शुद्ध शब्द है। संप्रक्त जो है संपर्कित नहीं होता है, क्या होता है? संप्रक्त। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संप्रक्त। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। अशुद्ध शब्द की पहचान करें। आपको यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। विकल्प देखते हैं कैलाश, प्रज्वलित, बांस या उज्ज्वल। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बांस। बांस ऐसे नहीं लिखा जाता है, बांस के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, ये बांस की शुद्ध वर्तनी है। कैलाश भी सही लिखा है, प्रज्वलित भी सही है और उज्ज्वल भी सही है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि इसकी वर्तनी कैसे लिखी है, और ये तीनों सही हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द नहीं है। क्या आपको पहचानना है? अशुद्ध शब्द नहीं है यानी शुद्ध है। क्या पूछा जा रहा है? आप लोग अंडरलाइन कर लिया करें ऐसे प्रश्न। अशुद्ध शब्द नहीं है अर्थात शुद्ध पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, आगामी, आगामी अशुद्ध है, क्या होता है? आगामी होता है, क्या होता है? आगामी होता है। उपरोक्त नहीं होता है, क्या होता है? उपरयुक्त। देखिए, उपरयुक्त ऐसे होता है, ठीक। केंद्रीयकरण नहीं होता, या नहीं होता है, क्या होता है? केंद्रीकरण। ये अगर केंद्रीकरण लिखा होता तो शुद्ध होता, लेकिन यहाँ पर केंद्रीयकरण लिखा है तो अशुद्ध है। आजीविका शुद्ध है, यानी ये अशुद्ध शब्द नहीं है, और यही हमारा उत्तर है। प्रश्न पूछा गया था अशुद्ध शब्द नहीं है अर्थात कौन सा शब्द शुद्ध है, तो आजीविका शुद्ध शब्द है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। अशुद्ध शब्द का चयन करें। यहाँ पर आपको पहचानना है अशुद्ध शब्द। भास्कर बिल्कुल शुद्ध लिखा है, ऐसे ही लिखा जाता है। दुष्कर, एक वीडियो में मैंने किसी ने हमको बताया था कि आपने दुष्कर को सही बताया, तो मुझे याद नहीं है कि क्या हमने बताया है, लेकिन ये दुष्कर बिल्कुल शब्द है, हमने कई बार टेस्ट सीरीज में बताया है, अपने नोट्स में भी हमने ये लिखा है। तो दुष्कर की कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ये जो मैंने यहाँ पर लिखी है। मालिन, ये भी शुद्ध है। भास्कर, ये भी शुद्ध है। अशुद्ध कौन है? धनाढ्य। धनाढ्य जो है ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि धनाढ्य ऐसे नहीं होता है, कैसे लिखा जाता है? धनाढ्य, धा बनती है, और यहाँ पर क्या बनी है? डा बनी है, तो यही अशुद्धि हो गई, ठीक है। तो इसका उत्तर यही हो गया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं।
अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो नीचे 4 विकल्प हैं, इसमें आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। विकल्प है मेरी शंकाओं का समाधान हो गया। प्रथम दृष्टया ये सही लग रहा है, लेकिन हम आगे देखते हैं और जब तक अशुद्ध न मिल जाए। बेटों में लड़ाई हो गई, ये भी सही लग रहा है। ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है, बिल्कुल सही लग रहा है। वह 72 वर्ष की उम्र पाकर मरा, ये गलत है। मैंने आपको बताया है जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी उम्र जो है वो आयु बताई जाती है कि इनकी आयु कितनी हो गई थी। तो यहाँ पर शुद्ध क्या होगा, वह 72 वर्ष की आयु पाकर मरा। उम्र और अवस्था किसी जीवित व्यक्ति की बताई जाती है कि मेरी उम्र 20 साल है, 25 साल है, या उनकी अवस्था जो है 53 साल है, 54 साल है, ठीक है। तो अगर मृत्यु हो जाएगी तो उम्र नहीं रह जाएगी, क्या होगी, आयु हो जाएगी। उम्र का अर्थ है कि अभी और आगे उनकी उम्र बढ़ेगी और आयु में तब्दील होने तक बहुत बढ़ेगी, ठीक है। तो किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर उम्र नहीं प्रयोग होता है, आयु प्रयोग होता है। तो यही अशुद्ध वाक्य है। मैंने इसका जो वाक्य प्रयोग वाला वीडियो है उसमें बताया भी था आपको डिटेल में, कई सारे हमने शब्द वाक्य जो हैं बताए हैं, कैसे अशुद्धि पहचाने, कैसे कौन से वाक्य शुद्ध होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह 72 वर्ष की उम्र पाकर मरा, यह अशुद्ध वाक्य है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 7, शुद्ध वाक्य का चयन करें। विकल्प है वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, गलत है। गुलाब जामुन एक प्रकार की मिठाई है, ये भी गलत है। वह अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार है, ये भी गलत है। उसके चाचा के लड़की हुई है, बिल्कुल सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, आखिरी वाला, उसके चाचा के लड़की हुई। अगर ये लिखा होता उसके चाचा को लड़की हुई है तो ये भी अशुद्ध हो जाता, लेकिन चाचा के लड़की हुई है तो ये शुद्ध वाक्य है। अच्छा, इन तीनों में गलती क्या है ये भी बता दें आपको हम। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, ठीक है, तो भारी भरकम भीड़ नहीं और जमा नहीं होगा, इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, वहाँ भारी भीड़ लगी थी। अगला देखते हैं खा वाला, गुलाब जामुन एक प्रकार की मिठाई है। तो प्रकार की लगाने का कोई औचित्य नहीं है, गुलाब जामुन एक मिठाई है, मिठाई बिल्कुल सही लिखा है। वह अपनी बात का स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण में खुद करना लगा हुआ है, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण में करना छिपा हुआ है तो करना लगाने की आवश्यकता कोई नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, वह अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला वाक्य जो है घा वाला, ये शुद्ध है। प्रश्न संख्या 8, शुद्ध वाक्य का चयन करें। विकल्प है हमारे पास, पत्रोत्तर देकर अनुग्रहित करें। बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते थे, यह काम आप पर निर्भर करता है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है का पत्रोत्तर देकर अनुग्रहित करें। देखिए अनुग्रहित बिल्कुल सही लिखा है, पत्रोत्तर भी सही लिखा है। बौद्ध विहार, देखिए क्या लिखा है, बिहार, बिहार नहीं होता है, बौद्ध विहार होता है, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां हैं, बस खाली एक अक्षर बदला है, वा और बा, और पूरा अर्थ ही बदल गया। बिहार का अर्थ कुछ और होता है और बिहार ये राज्य की तरफ इंगित कर रहा है, तो बौद्ध विहार होता है। कई भिक्षु रहते थे, अब ये गलत हो गया। यह काम आप पर निर्भर करता है, करता है नहीं लगेगा, ये वासुदेवानंद सर की पुस्तक में एज इट इज़ दिया हुआ है, यह काम आप पर निर्भर है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है समीक्षा अधिकारी या पीसीएस परीक्षा में, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा, मुझसे यह काम संभव नहीं। संभव नहीं, असंभव इसी में हो सकना छिपा हुआ है, ठीक है, तो हो सकता शब्द नहीं लगेगा, तो ये 3 गलत हो गए। कौन सा सही है, शुद्ध वाक्य हो गया पहला। प्रश्न संख्या 9, अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। विकल्प है सदृश, भस्मीभूत, दृष्टव्य, दुर्वस्था। तो हमको क्या पहचानना है, अशुद्ध, यानी कौन सी सही नहीं है। सदृश बिल्कुल सही है, अगर सदृश ऐसे लिखा होता तो बिल्कुल गलत होता, ठीक है। कैसे सही है, सदृश बिल्कुल सही है। दृष्टव्य, अभी मैंने आपको बताया कि दृष्टव्य ऐसे ही लिखा जाता है, और आप लोग अगर कहीं पहले से गलत लिखे हैं तो उसको सही कर लें, चूँकि साथी ने हमको वो कराया और गलती हमसे भी हो सकती है, तो ये गलती आप लोग शुद्ध कर लें। भस्मीभूत, ये गलत है, क्या होगा इसका, भस्मीभूत होता है, भस्मीभूत नहीं होता है। दुर्वस्था बिल्कुल सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये वर्तनी गलत है, इसकी जगह पर क्या होगी, भस्मीभूत, बड़ी की मात्रा लगेगी माँ में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द नहीं है। आपको क्या पहचानना है, शुद्ध शब्द नहीं है, यानी अशुद्ध पहचानना है। देखते हैं, बारात बिल्कुल शुद्ध शब्द है, आविष्कार बिल्कुल शुद्ध शब्द है, यावत जीवन ये भी बिल्कुल शुद्ध है। क्या गलत है, अशुद्ध क्या है, नरक, नरक जो है अशुद्ध शब्द है। और ऊपर क्या पूछा जा रहा है, कौन सा शुद्ध शब्द नहीं है, तो नरक नहीं है। क्यों, क्योंकि नरक जो है वो शुद्ध शब्द है और नरक क्या है, अशुद्ध है। आगे चलते हैं, ये शुद्ध अशुद्ध और वाक्य वाले प्रयोग यहाँ पर समाप्त हुए, वाक्य वाले प्रश्न। आगे चलते हैं, प्रश्न का 11 देखते हैं, ये तद्भव तत्सम प्रारंभ हो रहा है।
बैश का तत्सम शब्द होगा, विकल्प हैं बैश, वैश्य, उपविष्ट या भेष। तो जिन साथियों ने यहाँ पर उपविष्ट लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका क्या होगा? उपविष्ट, बैश का तत्सम शब्द। बैश जो है तद्भव है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है। अशुद्ध पूछा जा रहा है, शुद्ध नहीं, ठीक है। देखते हैं, अटखेली अष्टकेली, बिल्कुल सही है। अटखेली का तत्सम क्या होता है? अष्टकेली। आम्ब, आम का आंबा, ये भी बिल्कुल सही है। बड़ा, बड़ा का वृत्तिक, ये गलत है। क्यों? क्योंकि बड़ा का वृत्तक होता है। बड़ा का क्या होता है? वृत्तक, छोटी की पाई नहीं होती है, ये वृत्तक ऐसे, ये बड़ा का होगा। वृत्तिक जो होता है वो बूटी का होता है। किसका? वृत्तिक जो होता है ये बूटी का होता है। अगर लिखा होता बूटी वृत्तिक तब ये सही होता, लेकिन बड़ा वृत्तिक लिखा है, ये गलत है, ठीक। तो पढ़ना पतन, ये भी सही है। पढ़ना पतन इसका तत्सम होता है पढ़ना का। तो ये 3 सही हो गए। हमारा अशुद्ध युग्म पहचानना था, पहचान लिया हमने। बड़ा वृत्तिक अशुद्ध युग्म है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। क्यारा का तत्सम शब्द है। विकल्प है केदार, कुदाल, कुद्दाल यानी केदारक और क्यारी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिन साथियों ने यहाँ पर केदारक लगाया है, क्या? केदारक, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका क्यारा का तत्सम क्या हो जाएगा? केदारक। और ये केदार किसका है? केदार जो है क्यारी का तत्सम है। किसका? क्यारी का। क्यारी का तत्सम क्या है? केदार। और क्यारा का केदारक। आप इनमें अंतर समझिए और उनको लिख लीजिए। कुद्दाल, कुद्दाल जो है वो कुदारी का है। किसका? देखिए लिखते हैं हम कुदारी। कुदारी का तत्सम क्या है? कुद्दाल। तो इसका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा केदारक। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। तत्सम शब्द की पहचान करें। तो आपको पहचानना है कौन सा शब्द तत्सम है। विकल्प है रजनी, मेह, धीरज या जोगी। क्या पहचानना है? तत्सम। तो इसका देखते हैं, मेह। मेह जो है तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा मेघ। जोगी, जोगी तत्सम है और इसका जोगी तद्भव है और इसका तत्सम क्या बनेगा? योगी। धीरज, धीरज तद्भव है और इसका तत्सम क्या बनेगा? धैर्य। रजनी, रजनी जो है तत्सम है और किसका तत्सम है? रैन का, यानी रैन तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? रजनी। तो हमने तत्सम शब्द पहचान लिया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15। तद्भव शब्द की पहचान करें। विकल्प है तरवारी, तमोली, जीर्ण या वाष्प। तो जिन साथियों ने यहाँ पर तमोली लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। तमोली जो है वो तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? तांबूलिक। क्या होता है? तांबूलिक। तरवारी, तरवारी जो है तलवार का तत्सम है। तलवार तद्भव शब्द है लेकिन तरवारी तत्सम शब्द है। जीर्ण, जीर्ण तत्सम शब्द है। किसका? झीना का। झीना जो है तद्भव है और उसका तत्सम क्या होगा? जीर्ण। वाष्प, वाष्प तत्सम शब्द है। किसका? भाप का। भाप जो है तद्भव है और इसका तत्सम क्या बनता है? वाष्प। तो ये तद्भव शब्द की पहचान करनी थी हमको। तमोली इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16। ये जो हम साथ में और भी बताते जाते हैं, आप लोग टेस्ट के साथ ये भी नोट करते चलेंगे तो ये बहुत ही लाभप्रद होगा आपको और इससे कई सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा, अलग से इसके लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा। प्रश्न के साथ में ही जब ये साप्ताहिक टेस्ट चल रहे होंगे, इसी से बहुत सारे प्रश्न आपको एज इट इज परीक्षा में मिल जाएंगे। देखते हैं, अजवाइन का तत्सम शब्द होगा। विकल्प देखते हैं, अजवैन, अजवाइन, अजवाणी या यवनिका। तो यहाँ पर सीधा सीधा उत्तर है अजवाइन का तत्सम शब्द क्या होता है? यवनिका। जिन साथियों ने यवनिका लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊन का तत्सम शब्द होगा। विकल्प है उरीण, ऊर्णा, ऊर्ण या ऊन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऊर्णा। क्या है इसका सही उत्तर? है ऊर्णा। ऊर्ण नहीं है, जिन साथियों ने लगाया उनका गलत है, ये ऊर्णा इसका उत्तर है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। खांसी का तत्सम शब्द होगा। तो पूछा जा रहा है खांसी का तत्सम शब्द क्या है और जिन साथियों ने कांस लगाया उनका प्रश्न उत्तर गलत है। इसका क्या है? काश। खांसी का तत्सम शब्द है काश। खस्सी भी नहीं, खंसी भी नहीं, कांस भी नहीं, क्या है? काश। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 19। कपड़ा का तत्सम शब्द है। विकल्प है कपाट, करपट, करपास या कपर्ट। ठीक, तो कपाट, कपाट जो होता है किसका होता है? किवाड़ का। किवाड़ जो है वो तद्भव है और उसका तत्सम क्या बनेगा? कपाट। अच्छा, करपट ये कपड़ा का है तो कपड़ा का तत्सम शब्द क्या हो गया? करपट। करपास ये कपास का तत्सम शब्द है। करपट ये कपर्ट ये शब्द ही गलत है तो इसका सही उत्तर क्या होगा? करपट। कौन सा युग्म तद्भव तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है? देखिए यहाँ पर क्या पहचानना है आपको कि कौन सा शुद्ध है, यानी एक शुद्ध होगा और बाकी 3 अशुद्ध होंगे। देखते हैं, खाई खात बिल्कुल सही है। खाई खात जो है
खाई का तत्सम क्या होगा, खात, बिल्कुल सही युग्म है ये। इमली आम्लका गलत है, क्यों? क्योंकि इमली का तत्सम अम्लिका होता है, आम्लका नहीं। आम्लका किसका होता है, ये आंवला का होता है। आम्लका किसका होता है, आंवला का। और इमली का तत्सम क्या होगा, इमली का तत्सम अम्लिका होगा। पैर, पैर का तत्सम पाद नहीं होता है, पैर का तत्सम पदिर होता है। और शक्कर, शक्कर का तत्सम शर्कर नहीं होता है, क्या होता है, शर्करा। क्या होता है शक्कर का तत्सम, शर्करा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, कौन सा सही है, खाई का तत्सम खाति होता है, और यही शुद्ध युग्म है। आगे अब चलते हैं पर्यायवाची शब्द पर, प्रारंभ करते हैं। देखते हैं नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, विकल्प है अहन, जलयान, बहिन, उडुप। तो इसका सही उत्तर क्या है, जिन लोगों ने अहन लगाया है, अहन, उनका उत्तर सही है। अहन माने होता है दिन। आप लोग अगर अच्छे से नहीं देखे होंगे तो आपको बता दें, पूर्वाहन, पूर्वाहन ऐसे लिखा था, पूर्वाहन आधी का होती है, ठीक। तो पूर्वाहन और एक होता है अपरान, अपरा आधिहा और ना अपरान ऐसे होता है। तो इसका विच्छेद करेंगे, पूर्व प्लस अहन, अहन यही दिन वाला है, ये पूर्व प्लस अहन यानी दिन का पूर्व का भाग वो पूर्वाहन होता है। तो वहीं से ये शब्द है, अहन का किसका है, दिन का है। तो ये नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अन्य तीनों नाव के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 22, मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, विकल्प है हमारे पास उलूमी, भेक, झच या शफरी। जिन लोगों ने इसका उत्तर भेक लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। भेक किसका होता है, मेढक का होता है। और उलूमी, झच और शफरी ये तीनों मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। अतः यहाँ पर सही उत्तर क्या हो गया, भेक जो है वो मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भेक ही इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, विकल्पों पर नजर डालते हैं। समीरण, विहान, मृगवाहन, प्रकंपन। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन साथियों ने यहाँ पर विहान लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। समीरण जो है वो पवन का पर्यायवाची है। मृगवाहन, मृगवाहन मतलब हिरन, हिरन इतनी तेज चलता है, लगता है हवा में ही चल रहा है, उसका वाहन ही वही है। तो हवा का एक पर्यायवाची मृगवाहन भी होता है। प्रकंपन भी होता है हवा का पर्यायवाची, विहान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विहान का अर्थ होता है प्रातः काल। विहान का अर्थ क्या होता है, प्रातः काल। तो ये इसका उत्तर है, यानी पवन का पर्यायवाची विहान नहीं है। आगे देखते हैं, बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, प्रश्न संख्या 24 है ये। विकल्प है असिख, आशुग, शायक या चाप। तो आशुग बताया था आपको, जो शीघ्रता से चले, ग माने जाने वाला, गमन करने वाला। आशुग जो शीघ्रता से चले, इसका पर्यायवाची है। शायक ये भी है। देखिए यहाँ पर दो पर्यायवाची हमने गलत हो गया, यहाँ पर विशिक लिखना है, यहाँ पर विशिक क्या होगा, विशिक। तो यहाँ पर चाप जो है ये पर्यायवाची बाण का नहीं है। चाप माने क्या होता है, चाप माने होता है धनुष। ये विशिक है यहाँ पर, अशिक नहीं है। तो विशिक जो है पर्यायवाची किसका है, बाण का है। सहायक भी है, आशुक भी है, कौन सा नहीं है, यहाँ पर चाप इसका पर्यायवाची नहीं है। तो यही इसका उत्तर हो गया। अगर विशिक होगा, वैसे तो दो उत्तर हो गए, आपने अगर लगाए होंगे, जिन लोगों ने का और घा दोनों लगाए हैं उनके दोनों लोगों के उत्तर सही हैं, क्योंकि अशिक भी नहीं है और चाप भी नहीं है। अशिक नहीं, विशिक होता है यहाँ पर वास्तव में। तो अगर विशिक दिया होता तो फिर उत्तर चाप हो जाता। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 25, विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। आपको पहचानना है यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची शब्द है जो विष्णु का है। विकल्प देखते हैं, पाकरिपु, चतुर्मुख, विभु या हर। अब देखते हैं, पाकरिपु किसका है, पाकरिपु इंद्र का पर्यायवाची है। चतुर्मुख, चतुर्मुख ब्रह्मा का पर्यायवाची है। विभु ये पर्यायवाची है विष्णु का। और हर, हर जो है शिव जी का पर्यायवाची है। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन है, विभु। इस साथ में आपको एक और बताते चले, यहाँ पे वन वर्ड का प्रश्न बन सकता है, जो शब में व्याप्त हो। तो कई साथी इसका उत्तर बताते हैं सर्वव्यापी, लेकिन ये नहीं होगा। जो सब में व्याप्त हो इसके लिए एक शब्द होगा विभु। और जो हर जगह या सब जगह व्याप्त हो, देखिए अंतर है सब में और सब जगह में। तो जो सब जगह व्याप्त होगा वो सर्वव्यापी हो गया, और जो सब में व्याप्त होगा वो विभु हो गया। आप इसके अंतर को समझें। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 26, वज्र का पर्याय शब्द नहीं है, ठीक है। अशनि, कुलिश, अशि या दंभोल। जिन साथियों ने तलवार के पर्यायवाची पढ़े होंगे उनको पता होगा कि अशि जो है तलवार का पर्यायवाची है। अन्य तीनों वज्र के पर्यायवाची हैं, आप याद कर लिए यहाँ पर। अशनि, कुलिश और दंभोल ये तीनों वज्र के पर्यायवाची है। अशि जो है वो किसका पर्यायवाची है, अशि तलवार का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं, प्रश्न का 27 देखते हैं, झरना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प है प्रश्रवण, वार्य प्रवाह,
चश्म या निर्झर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जिन साथियों ने गा लगाया है चश्म, चश्म का अर्थ होता है आँख। चश्म किसका पर्यायवाची है? आँख का। और चश्मा, चश्मा जो है ऐनक का होता है। और झरने का भी चश्मा होता है। अश्म किसका होता है? अच्छा बताइए आप लोग। अश्म, अश्म जो है पत्थर का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो गया? झरने का पर्यायवाची शब्द नहीं है चश्म। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 28। विहंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए विहंग किसको कहते हैं। विहंग कहते हैं वास्तव में पक्षी को। ठीक है, तो आपको अगर विहंग का अर्थ पता है तो आप पहचान लेंगे। तो विहंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है? ठीक है, विकल्प देखते हैं। शकुंत बिल्कुल है, मैंने बताया था शकुंत विहंग यानी पक्षी का पर्यायवाची है। शकुन भी पक्षी का पर्यायवाची है। द्विज, द्विज भी पक्षी का पर्यायवाची है। द्विज जो है और भी कई चीज़ों का पर्यायवाची है, हम कई बार पूछ चुके हैं, आप लोगों ने कमेंट किए हैं और बिल्कुल सही उत्तर देते हैं आप सब। घनवास, घनवास जो है वो पर्यायवाची पक्षी का नहीं है, तो यहाँ पर उसका उत्तर क्या हो जाएगा? घनवास हो जाएगा। और घनवास किसका है? घनवास जो घन माने बादल, वास माने रहने का स्थान, बादल के रहने का स्थान। बादल कहाँ रहता है? आकाश में। तो घनवास किसका पर्यायवाची हो गया? आकाश का। तो यही जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है और यही उत्तर है। हिमालय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प है गिरिवर, हिमाद्रि, शैलेंद्र या अचल। यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा अचल। अचल जो है वो पर्वत यानी पहाड़ का पर्यायवाची है और अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है। आप लोग दोनों चीज़ें में अंतर समझिए। इसके अलावा गिरिवर, शैलेंद्र और हिमाद्रि ये तीनों हिमालय के पर्यायवाची शब्द हैं, तो सही उत्तर हो गया अचल। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 30। कौन सा ब्राह्मण का पर्याय शब्द नहीं है? पर्याय शब्द है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा पर्याय शब्द है? कुदेव, कुदेव नहीं है। क्यों? क्योंकि कुदेव राक्षस का पर्यायवाची है। विचक्षण, विचक्षण जो है जो ज्ञानी होता है, वो पंडित होता है जो, उसका पर्यायवाची है। कोविद, कोविद भी विज्ञ का, प्रज्ञ का, ज्ञानी का, पंडित का, इसका पर्यायवाची है क्या? कोविद। केवल यहाँ पर महिषुर है, महिषुर या भूषुर, ये जो पर्यायवाची किसके हैं? ब्राह्मण के। और आप लोग अंतर समझिए कि ब्राह्मण और पंडित में, पंडित का अर्थ ज्ञानी से लिया जाता है और ब्राह्मण का अर्थ एक जाति विशेष या मतलब जो वर्ण व्यवस्था का विभाजन हुआ था उसमें जो ब्राह्मण है शब्द उससे लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राह्मण का पर्याय शब्द है क्या है? महिषुर। अन्य जो है ये दोनों किसके हैं? ज्ञानी पंडित के हैं और कुदेव राक्षस का है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 31। अनुमत का विलोम शब्द है। अब पर्यायवाची समाप्त हुए और ये विलोम शब्द प्रारंभ हुए। अनुमत, और जिन साथियों ने ये लगा दिया है उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। ये विकल्प उत्तर सही नहीं है। क्या है? अननुमत। यहाँ पे मत्ती नहीं होगा, त होगा। तो अनुमत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अननुमत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। अनंत का विलोम शब्द है। विकल्प है ससीम, असीम, अशांत या परिमित। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिन साथियों ने ससीम लगाया है, क्या? ससीम, अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, और ससीम का अर्थ होता है सीमा, सीमा सहित, जिसकी सीमा हो। तो असीम भी नहीं होगा, असीम और अनंत एक ही अर्थ देते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ससीम। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर एक और देखते हैं, परिमित, परिमत, परिमित, ये किसका है? अमित का। अमित का विलोम क्या है? परिमित। अमित का सुमित नहीं होता है, आप लोग याद रखें। संकल्प का विलोम शब्द है। विकल्प है विकल्प, अल्प, त्याग या आगत। तो इसका सही उत्तर क्या है? संकल्प का विलोम शब्द है विकल्प। यहाँ पर अल्प नहीं है, अल्प किसका है? अल्प जो है बहु का विलोम शब्द है। आगत, आगत का विलोम शब्द क्या होगा? अनागत, या अनागत का विलोम शब्द आगत। चलिए, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो गया? संकल्प का विलोम शब्द है विकल्प। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 34। पतझड़ का विलोम शब्द है। तो विकल्प है बसंत, वसंत, प्रतिपर्ण या अपर्ण। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा? वसंत। जिन साथियों ने ये लगाया है ये उत्तर गलत है, क्योंकि ये वर्तनी दोष है। तो वसंत शुद्ध वर्तनी होती है, बसंत नहीं होता है। प्रतिपर्ण, प्रतिपर्ण भी नहीं है, अपर्ण भी नहीं है। प्रतिपर्ण आपने देखा होगा, अभी जो हमारे साथी मतदान कराने गए थे वहाँ पे एक वो वोट फाड़ने के बाद जो और बच जाता था, मतलब वो बैलेट फाड़ने के बाद, उसको प्रतिपर्ण कहा जाता था। आगे देखते हैं, दीर्घकाय का विलोम शब्द है। विकल्प है कृशकाय, महाकाय, लघुकाय या अकातर। तो इसका सीधे सीधे उत्तर बताते हैं आपको, क्या है? कृशकाय। दीर्घकाय का विलोम शब्द क्या है? कृशकाय। और महाकाय किसका पर्यायवाची है? बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइए कि महाकाय किसका पर्यायवाची है? लघुकाय नहीं होगा। अकातर, अकातर किसका विलोम है? कातर का। कातर का विलोम अकातर है, तो दीर्घकाय का पर्यायवाची विलोम क्या हो गया? कृशकाय। अगला प्रश्न देखते हैं, निंद्य का विलोम शब्द है। विकल्प है श्लाघ्य, वंद्य, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों, अर्थात श्लाघ्य और वंद्य। निंद्य का विलोम श्लाघ्य भी होता है और निंद्य का विलोम
विलोम वंद भी होता है, तो उपयुक्त दोनों हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37, हत का विलोम शब्द है। और जिन साथियों ने आहत लगाया है वो गलत है, क्योंकि हत और आहत एक ही अर्थ देते हैं। इसका विलोम क्या होगा? आहत। क्या होगा? आहत, यही सही उत्तर है। उदित नहीं है और अनाहत भी नहीं है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आहत। आहत, आहत नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38, विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। विकल्प है राग, चिराग। ठीक, तो राग का चिराग होता है? बिल्कुल नहीं होता है। राग का क्या होता है? राग का द्वेष होता है और विराग होता है। वक्र, सरल, ये बिल्कुल शुद्ध है। वक्र का ऋजु भी होता है, सॉरी, हाँ, वक्र का ऋजु भी होता है और सरल भी होता है। विज्ञ का अभिज्ञ, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि विज्ञ का मतलब होता है ज्ञानवान, जिसको ज्ञान हो, और अभिज्ञ का मतलब भी होता है जो जिसको ज्ञान हो। विज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। विज्ञ का विलोम क्या हो गया? क्या होगा? अनभिज्ञ, अभिज्ञ नहीं होगा। तो ये भी विकल्प गलत है। वृष्टि का अल्पवृष्टि, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि वृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए कि वृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है और अतिवृष्टि का विलोम भी अनावृष्टि होता है। न ही वृष्टि का विलोम अल्पवृष्टि होगा और न ही अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होगा। सॉरी, अतिवृष्टि का विलोम अल्पवृष्टि होगा। फिर से आपको बताएं, अतिवृष्टि का विलोम सिर्फ क्या होगा? अनावृष्टि, अल्पवृष्टि नहीं, अनावृष्टि, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो गया? कौन सा शुद्ध है? वक्र। वक्र का ऋजु भी होता है और सरल भी। आगे देखते हैं, प्राचीन का विलोम शब्द है। कौन कौन से? अर्वाचीन, पुरातन, महान या समीचीन, इसमें कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है अर्वाचीन। बहुत आसान है। प्राचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन हो जाएगा। समीचीन का मतलब क्या होता है? समीचीन का अर्थ होता है यथार्थ। यथार्थ मतलब जो ठीक हो, जो बात उचित हो, समीचीन उसको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पुरातन का विलोम क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, पुरातन का विलोम क्या होगा? प्रश्न संख्या 40, स्वल्पायु। स्वल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प है अल्पायु, कृषिकाय, चिरायु या इनमें से कोई नहीं। अल्पायु और स्वल्पायु समानार्थी हैं, एक ही शब्द देते हैं, एक ही अर्थ देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिरायु। क्या हो जाएगा? चिरायु। कृषिकाय नहीं होगा, कृषिकाय का अभी हम आपको बता चुके हैं। क्या है वो आपको इससे पहले वाले प्रश्न में देख सकते थे। स्वल्पायु का क्या होगा? चिरायु। तो इसका प्रश्न ये हो गया। ये विलोम शब्द यहाँ समाप्त हुए। अब आते हैं वन वर्ड यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द पर। प्रश्न संख्या 41 है, जो ढका न हो। जो ढका न हो के लिए एक शब्द होगा। तो इसका उत्तर जिन साथियों ने अनावृत लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अनावर्त नहीं होगा, अनावृत होगा, नीचे री लगेगी। अक्षेपित, ये भी गलत है। विक्षिप्त, ये भी गलत है। क्या उत्तर होगा? अनावृत। क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होगा। विकल्प है स्मिता, सुष्मिता। कल इस पर बात हुई थी टेलीग्राम ग्रुप पर। और जो साथी हमसे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मांगते हैं उनको हम बता दें कि हम कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो वहाँ पर पिन कर देते हैं। आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। अगला विकल्प है सहचरी और भामिनी। तो क्रोध करने वाली स्त्री के लिए क्या होगा? भामिनी। ये शब्द भामिनी क्रोध करने वाली स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है वन वर्ड में। स्मिता, स्मिता का अर्थ होता है मंद मुस्कुराने वाली नायिका, यानी मंद मंद मुस्कुराने वाली नायिका, उसके लिए क्या होता है? स्मिता। सुष्मिता, सुष्मिता का अर्थ होता है सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका। देखिए यहाँ पर मंद मंद और सुंदर में फ़र्क है। मंद मंद मुस्कुराने वाली नायिका के लिए स्मिता, और सुंदर, ये सुंदर लगाया तो शु हो गया। सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका के लिए सुष्मिता। सहचरी, सहचरी पत्नी का पर्यायवाची वो है, हाँ, पत्नी का पर्याय कह सकते हैं आप। तो सहचरी पत्नी को कहते हैं और क्रोध करने वाली स्त्री उसको भामिनी कहते हैं। पत्नी को क्रोध करने वाली स्त्री मत समझना, ये क्या है? क्रोध करने वाली स्त्री भामिनी होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 43 पर। जो एक जगह से दूसरी जगह ले न जाया जा सके। विकल्प है जंगम, यायावर, स्थावर या अचल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा स्थावर। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसका क्या कहते हैं? उसको स्थावर। यायावर क्या होता है? यायावर होता है जिसका कोई स्थायी ठिकाना ना हो, जो घूमता फिरता रहता हो, आज यहाँ कल वहाँ, यायावर प्राणी, ठीक है। जिसका कोई स्थायी ठिकाना ना हो उसको बोलते हैं यायावर। अचल किसका पर्यायवाची है? मैंने बताया आपको कि अचल जो है वो पर्वत का पर्यायवाची है, पहाड़ का। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 44। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है के लिए एक शब्द होगा। विकल्प है करकच, हरावल, करिंद या उपवाहन। तो इसका सही उत्तर है, जिन साथियों को पता होगा वही कर पाएंगे, इसका सही उत्तर है हरावल। ये हरदेव बारिश की पुस्तक में दिया हुआ है। करकच, करकच क्या होता है बता दें आपको? समुद्र में, समुद्र के पानी से जो नमक बनाया जाता है उसको करकच बोलते हैं। करिंद क्या होता है?
हाथियों के समूह में जो सबसे बड़ा हाथी होता है उसको करिंद बोलते हैं। और उपवाहन, उपवाहन होता है जो राजा की सवारी में वाहन प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उपवाहन। तो इन सब का अर्थ आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो पीछे जाके फिर से और लिखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है ये। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, रावल। अगला प्रश्न देखते हैं, हवन की वस्तु के लिए एक शब्द होगा। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा है मैंने, इससे पहले भी हम टेस्ट में पूछ चुके हैं और ग्रुप में भी पूछ गए थे टेलीग्राम में। विकल्प है शमिधा, हुतभुक, स्वाहा या हवि। देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? हवि। हवन की वस्तु, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर हवन की लकड़ी दिया है तो आप समिधा लगाएंगे, हवन की लकड़ी अगर दिया है तो समिधा लगाएंगे, लेकिन अगर हवन की वस्तु दिया है तो क्या लगाएंगे? हवि। ठीक है, इतना अंतर समझ गए? अगर दिया है हवन की लकड़ी के लिए एक शब्द होगा तो समिधा, अगर हवन की वस्तु के लिए एक शब्द होगा तो हवि। हुतभुक क्या है? हुतभुक अग्नि का पर्यायवाची है। स्वाहा क्या है? स्वाहा आपने देखा होगा जब आहुति देते हैं, तो जब यज्ञ वगैरह करते हैं तो अग्नि में डालते हैं, आहुति देते हैं तो बोलते हैं स्वाहा। स्वाहा वास्तव में अग्नि की पत्नी थी। ये दक्ष की दो पुत्रियां थीं, एक स्वाहा और एक स्वधा। तो अग्नि की पत्नी थी कौन? स्वाहा। और स्वाहा के द्वारा ही अग्नि महाराज जो हैं अग्निदेव वो भोजन ग्रहण करते हैं। और जो स्वधा थी उनकी पुत्री, वो उनका विवाह हुआ था पितरों के साथ। तो ऐसा माना जाता है कि पितर जो हैं वो स्वधा के द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो आपको ये तथ्य बता दिया हमने कि स्वाहा और स्वधा ये दो पुत्रियां थी किसकी? दक्ष की। ठीक, तो स्वाहा किसकी पत्नी थी? अग्नि की। तो यहाँ पर हवन की वस्तु के लिए क्या हो जाएगा? हवि। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 46, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार के लिए एक शब्द होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प है शस्त्र, भाला, अस्त्र या उत्क्षिप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जिन साथियों ने अस्त्र लगाया है, और इसका सही उत्तर यही है, अस्त्र। जो फेंक कर चलाया जाता है उसको अस्त्र बोलते हैं, और जो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है, हाथ से छूटता नहीं है, उसको शस्त्र बोलते हैं। भाला किसी इनकी वैरायटी है। भाला जो ये बात अलग की है कि भाला भी फेंक कर चलाया जाता है, लेकिन भाला अस्त्र की कैटेगरी में आ जाता है। जो फेंक कर चलाया जाता है उसको भाला ही नहीं कहते हैं, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फेंक कर चलाई जा सकती हैं। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त का मतलब है कि ऊपर की ओर उछाला हुआ या फेंका हुआ। ये वन वर्ड उसका होगा, ऊपर की ओर उछाला हुआ या फेंका हुआ के लिए क्या होगा? उत्क्षिप्त। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? अस्त्र। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 47, पिता के पिता के पिता यानी 3 पीढ़ी। पिता के पिता के पिता हम हो गए, और हमारे पिता के पिता के पिता यानी 4 पीढ़ी हो गई। हाँ, के लिए एक शब्द होगा। विकल्प क्या है? प्रपितामह, पितामह, प्रपौत्र या पितृव्य। देखिए सारे विकल्प लगभग नज़दीक नज़दीक। प्रपितामह, अच्छा उत्तर बताते हैं पहले। तो पिता के पिता यानी हमारे पिताजी के बाबा क्या हो गए? मेरे बाबा, जो मेरे बाबा हैं यानी मेरे पिताजी के पिता, वो पितामह हुए। बाबा को ही पितामह कहते हैं। और मेरे पिताजी के बाबा जो होंगे वो प्रपितामह हुए। देखिए एक बार फिर समझाते हैं आपको। आपके पिताजी के जो बाबा होंगे, आपके पिताजी के बाबा, वो क्या कहलाएंगे? प्रपितामह। आपके जो बाबा होंगे, आप यहाँ पर हैं, भाई पिताजी से एक कड़ी नीचे रहेंगे, आप यहाँ पर हैं, तो आपके जो बाबा हैं वो क्या कहलाएंगे? पितामह। तो पितामह का अर्थ बाबा होता है, और प्रपितामह का अर्थ पर बाबा कह सकते हैं आप, यानी आपके पिताजी के बाबा और आपके पर बाबा। प्रपौत्र, प्रपौत्र अपने परबाबा के आप प्रपौत्र हुए। अगर 4 पीढ़ी किसी के घर में है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। प्रपौत्र कौन हुआ? अपने जो आपके परबाबा हैं उसके आप प्रपौत्र हुए, और बाबा के क्या हुए? पौत्र हुए, यानी पोता। पोता को क्या कहते हैं? पौत्र। तो बाबा के आप पौत्र हुए, लेकिन परबाबा के प्रपौत्र हुए। चलिए ये सब कंफर्म हो गया। पितृव्य, पितृव्य जो है वो चाचा का क्या है? ये चाचा का क्या है? चाचा का तत्सम है। चाचा का तत्सम क्या होता है? पितृव्य। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? पिता के पिता के पिता के लिए क्या शब्द होगा? प्रपितामह। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 48, छुटकारा दिलाने वाला के लिए एक शब्द होगा। विकल्प है गाता, त्राहि त्राय, त्रिपुरारी, त्राता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? त्राता। अच्छा देखते हैं, गाता को कोई अर्थ नहीं है। त्राहि त्राय, त्राहि त्राय मतलब संकट में जो एक पुकार की जाती है, चित्कार जिसको बोल सकते हैं, वो एक मतलब पुकार लगाई जाती है कि बचाओ बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम सुना होगा आपने। तो वही उस चित्कार को त्राहि त्राय कहते हैं, त्राहि त्राय करना। त्रिपुरारी ये गलत शब्द है, त्रिपुरारी होता है, इसका कोई अर्थ नहीं है। त्रिपुरारी अगर लिखा होता तो त्रिपुर नामक राक्षस के अर्य शत्रु यानी शिवजी, अगर त्रिपुरारी लिखा होता तो शिवजी होता, ये गलत शब्द है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? त्राता। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 49, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली के लिए एक शब्द होगा। विकल्प देखते हैं, वर्तनी, तर्जनी, अनामिका और अनोट। देखते हैं,
उत्तर क्या होगा? जिन साथियों ने यहाँ पर अनामिका लगाया है उनका उत्तर सही है। अनामिका अर्थात रिंग फिंगर, जिसमें रिंग पहनी जाती है, जो एंगेजमेंट रिंग जिसको बोल सकते हैं आप, अनामिका में ही पहनी जाती है वो। वर्तनी, वर्तनी कुछ नहीं होता है, वर्तनी जो होता है इसकी स्पेलिंग को बोलते हैं तर्जनी। तर्जनी किसको बोलते हैं? आपने पढ़ा होगा, यहाँ कुंवर बतिया को नाही जो तर्जनी देख मर जाही। जब परशुराम लक्ष्मण जी का संवाद था वह उसमें था, तो तर्जनी, तर्जनी वो बोलते हैं अंगूठे के बगल वाली उंगली को। जब किसी की तरफ इशारा करते हैं तो उंगली से ही इशारा करते हैं, उसी उंगली से, किससे? तर्जनी से। ठीक है, तो ये जो है तर्जनी उसको कहते हैं। तो सारी उंगलियों के नाम पता हो गए, अंगूठा हो गया, तर्जनी हो गई, फिर मध्यमा है, फिर अनामिका है और फिर कनिष्ठा है। कनिष्ठा यानी छंगुनिया जिसको बोलते हैं। अच्छा, अनोट। अनोट जो है, अनोट क्या होता है? अनोट पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है। क्या होता है? अनोट पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण। वन वर्ड में है, लिख लीजिए इसको आप। तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका। और अंतिम प्रश्न है वन वर्ड का, एक बार कही बात को दोहराते रहना। यहाँ पर देखिए, इसको अच्छे से पढ़िए। एक बार कही बात को दोहराते रहना, बार बार दोहराते रहना, तो इसका उत्तर होगा पिष्ट पेषण। पुनरुक्ति नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बार दोहराया गया, पुनरुक्ति यानी एक बार कही गई बात को पुनः दोहराना, तब हो जाएगा पुनरुक्ति। लेकिन अगर बार बार दोहराते रहना, कई बार दोहराना, 2 बार 4 बार 6 बार, ये नहीं लिखा है, लेकिन दोहराते रहना, तो पिष्ट पेषण होगा। पुनरुक्त यहाँ पर नहीं होगा, पुनरुक्त बता दिया मैंने। उक्त जो है, उक्त मतलब होता है कहना, बारंबार, तो कोई अर्थ नहीं है। तो ये 50 हो गए, प्रश्न 50 हो गए। अगला आगे प्रारंभ करते हैं 51। ये विशेषण विशेष्य का भाग प्रारंभ हो रहा है। एसड़ से बना विशेषण शब्द होगा इष्ट, ऐषणा, इच्छित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जिन साथियों ने पहला लगाया है इष्ट, वो इष्ट जो है एसड़ से बना हुआ विशेषण शब्द है। इच्छित, इच्छित किससे बना है? इच्छा से। इच्छा का विशेषण क्या होगा? इच्छित। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? इष्ट यानी का वाला। आगे चलते हैं, प्रश्न क्या 52। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द है। विकल्प हैं खेद, आपको क्या पहचानना है? विशेषण। और ट्रिक अपनाइए अपनी वही वाली जो हमने बताया था कि संज्ञा के साथ लगाइए, अगर लग जाए तो विशेषण है। खेद, गायन, तंग, चंद्र। यहाँ पर देखिए कौन लग रहा है? तंग लग जाएगा, तंग गली, तंग हालत। ठीक, खेद नहीं लगेगा। क्यों? तो यहाँ पर पहले तो उत्तर आपको बता दे क्या होगा, विशेषण कौन सा है? तंग है। खेद नहीं लगेगा, खेद क्या होगा? खेद का होगा खिन्न। खेद का विशेषण क्या बनेगा? खिन्न। खेद विशेष्य है। गायन विशेष्य है और गायन का विशेषण बनेगा गेय। गेय पद, अगर कोई पद दिया है और पूछा रहा है कि गा सकते हो इसको कि नहीं, तो बता देंगे हाँ गेय पद है, गा सकते हैं। तो गायन का विशेषण क्या बनेगा? गेय। चंद्र, चंद्र का विशेषण बनेगा चांद्र। तो यहाँ पर कौन सा है जो विशेषण है? तंग। आगे चलते हैं, प्रश्न क्या 53। विशेष शब्द की पहचान करें। अब क्या करना है हमको? विशेष शब्द की पहचान करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर विशेषण देखेंगे कि कौन ऐसा है जो विशेषण नहीं है। भाई जो विशेषण नहीं होगा अपने आप विशेष्य हो गया। जटिल, जटिल के साथ कोई शब्द लगाइए। लग जा रहा है? देखिए जटिल प्रक्रिया लग जा रहा है ना, यानी जटिल विशेषण हो गया, ये विशेष नहीं है। तुल्य, तुल्य पदार्थ, ये भी विशेषण नहीं, विशेष नहीं है, ये विशेषण हो गया। तुल्य पदार्थ हमने लगा दिया ना। भोजन, देखिए भोजन है जो क्या है? विशेष्य है। आसक्ति, आसक्ति जो है, सॉरी, भोजन जो है वो विशेष्य है और आसक्ति, आसक्ति भी विशेष है। यहाँ पर 2 विकल्प हो गए क्या? हाँ, यहाँ पर देखिए भोजन जो है विशेष है, यहाँ पर भोज लिखना चाहिए था हमें। तो इसके 2 आंसर हैं, गा और घा दोनों। तो भोज अगर लिखा होता तो वो विशेषण होता। तो इसके उत्तर गा और घा दोनों है। आसक्ति, आसक्ति जो है विशेष्य है और इसका विशेषण क्या बनेगा? आसक्त। ये छोटी की पाई जो लगी है ये हट जाएगी, तो आसक्ति का विशेषण आसक्त हो जाएगा, भोजन का भोज हो जाएगा। और ये दोनों ऑलरेडी विशेषण हैं, तो ये दोनों विशेष हैं, दोनों उत्तर इसके सही हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या 54। ऋतु का विशेषण शब्द होगा। विकल्प है ऋत, आर्तव, अर्त्य या अर्तव्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताते हैं। ऋत का विशेषण शब्द होता है आर्तव। अगला प्रश्न देखते हैं, बिकना का विशेषण शब्द होगा। बिक गया, विकृत, बिकाऊ या विक्रीत। तो बिकना का विशेषण शब्द होगा बिकाऊ, ये इसका सही उत्तर है गा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56। संपत्ति का विशेषण शब्द होगा, क्या होगा? विपत्ति, बिल्कुल नहीं। संपत्ति का क्या होगा? संपत्ति का विपत्ति विलोम शब्द है, विशेषण नहीं है। आपत्ति, ये तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है। असंपन्न भी नहीं है, क्या होगा? संपन्न। संपत्ति का विशेषण क्या होगा? संपन्न। संपन्न परिवार, मैंने बताया था जब आपको विशेष विशेषण पढ़ा रहे थे हम, तब भी बताया था कि संपन्न जो है वो संपत्ति का विशेषण है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 57। विशेषण शब्द की पहचान करें।
विकल्प है शैव, हृदय, स्तुति या तंत्र। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या है, देखते हैं, पहले विकल्पों को देख लेते हैं। शैव, शैव जो है क्या विशेषण है, बिल्कुल विशेषण है शैव। हृदय, हृदय विशेष है और इसका विशेषण क्या बनेगा, हार्दिक। स्तुति, स्तुति का विशेषण क्या बनेगा, स्तुत, यानी स्तुत छोटी की मात्रा हट जाएगी और विशेषण बन जाएगा। तंत्र, तंत्र का विशेषण बनेगा तांत्रिक। ठीक, तो ये और ये तीनों विशेष हैं। ये शैव जो है विशेषण है, शैव धर्म कह सकते हैं आप, बौद्ध धर्म नहीं और वैष्णव धर्म नहीं, कौन सा धर्म, शैव धर्म, हिंदू धर्म नहीं, शैव धर्म। तो एक डिफाइन कर दिया तो शैव क्या हो गया, विशेषण हो गया। प्रश्न संख्या 58, विशेष शब्द की पहचान करें। देखते हैं कौन सा विशेष है, यानी विशेषण नहीं है, ये तो पूछा जा रहा है। ठीक, विकल्प देखते हैं। दानी, तो दानी क्या है विशेषण, बिल्कुल दानी व्यक्ति, तो दानी क्या हो गया, विशेषण हो गया। गांगेय, गांगेय विशेषण है किसका, गंगा का, गंगा का विशेषण क्या है, गांगेय। रंगीन, रंगीन जो है रंग का विशेषण है, किसका, रंग का विशेषण है रंगीन। रंगीन मिजाज या रंगीन टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, रंगीन टीवी। दंत जो है ये क्या है, ये विशेष है क्योंकि इसका विशेषण क्या बनेगा, दंत्य। मैंने बताया था दंत्य, ओष्ठ, मूर्धन्य, इस प्रकार के क्या बनेंगे, ये जो है विशेष शब्द की पहचान। तो दंत क्या हो गया, दंत क्या है, विशेष है, मैंने बताया इसका विशेषण क्या बनेगा, दंत्य। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59, काला सर्प दुर्लभ परंतु बहुत जहरीला होता है, वाक्य में प्रविशेषण शब्द है, आपको क्या पहचानना है, प्रविशेषण। तो देखिए काला सर्प, काला विशेषण है, दुर्लभ, दुर्लभ भी विशेषण हो गया, परंतु बहुत जहरीला, जहरीला भी विशेषण है। ये सब विशेषता बता रहे हैं किसकी, सर्प की। तो ये सब क्या हो गए, विशेषण हो गए। लेकिन बहुत जहरीला, जो विशेषण की भी विशेषता बताए, कैसा, यहाँ पर देखिए जो जहरीला की विशेषता बता रहा है, कितना जहरीला, कम जहरीला नहीं, बहुत जहरीला, वो प्रविशेषण हो गया। तो यानी बहुत क्या हो गया, ये प्रविशेषण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत। और अंतिम प्रश्न इस टेस्ट संख्या 4 का है, सोहन जीवन भर सुख भोगता रहा, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार है। विकल्प है परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका सही उत्तर है, जिन साथियों ने ये लगाया है उनका उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर है घ, यानी परिमाणवाचक विशेषण। जीवन भर सुख, यहाँ पर मात्रा बताई जा रही है, कितना सुख, जीवन भर सुख। ये ऐसे एग्जाम्पल में आ भी चुके हैं, परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ चुका है और आप इसको रट लीजिए बिल्कुल कि इस प्रकार का जीवन भर सुख ऐसा अगर आए तो वो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। तो ये कुल 60 प्रश्न पूरे हुए यहाँ पर, ये टेस्ट 4 आज पूरा हुआ। आप लोग बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और इसकी टेस्ट सीरीज की गुणवत्ता कैसी है। 1 या 2 प्रश्न जिनमें हम विकल्प कुछ गलत हो जाते हैं या 2 उत्तर निकल आते हैं, तो उसको लेकर आप बहुत चिंतित मत होइए, क्योंकि 1 या 2 प्रश्न आपको आयोग में भी ऐसे मिलेंगे जिसमें 1 या 2 विकल्प सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम आगे प्रयास करेंगे कि ऐसा ना हो, एक ही विकल्प सही हो। धन्यवाद।